हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे टीजीटी साइंस के प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, तो आज हमारा शायद छठा सेशन है, छठा या सातवां। तो हम लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है, टिल एग्ज़ाम तक टिल एग्ज़ाम तक टिल एग्ज़ाम तक 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे नहीं कहीं से भी उठा लिए, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा लेट भी हो गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे परमाणविक मॉडल एवं प्लाक क्वांटम सिद्धांत, इससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल का भाग नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि बोहर मॉडल का भाग कौन सा नहीं है। तो पहला है कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। दूसरा है कक्षक में नाभिक से न्यूनतम दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम ऊर्जा होती है। अगला है ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसमें हमें बताना है, सबसे पहले ये ध्यान करो कि इसमें पूछा है नहीं, तो नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, तो नहीं से मतलब है कि कौन सा इसके बारे में सही नहीं है बोहर मॉडल का। तो पहला कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, ये बिल्कुल सही है। अगला है कक्षक में नाभिक से न्यूनतम दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम ऊर्जा होती है, बिल्कुल बात सही है। सपोज करो ये है और ये है, तो हाई एनर्जी लेवल में इसका एनर्जी लेवल हाई है तो इसकी ऊर्जा अधिक होगी, तो इसलिए ये भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है। अगला क्या है, कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये बात सही है या गलत बताओ। ये बात बोहर के अकॉर्डिंग ये बात गलत है। गलत है तो यही आंसर सही हो जाएगा, है ना। पूछा है कौन सा हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल का भाग नहीं है, तो यही नहीं है डी ऑप्शन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी कक्षक में युग्मक के पूर्व इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कक्षकों में एकल अवस्था में रहता है, तो ये कौन सा कथन है। तो कह रहा है युग्मक से पूर्व, जैसे अपने लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, जैसे पी ऑर्बिटल में मान लो, तो एक इलेक्ट्रॉन फिल करा, फिर एक इलेक्ट्रॉन करा, फिर एक इलेक्ट्रॉन करा, फिर दूसरा करा। तो वो कह रहा है युग्मक से पूर्व, जब उसका उस समय पेयरिंग नहीं हुई हो, तो उस समय कक्षकों में एकल अवस्था में रहते हैं। ये किसका नियम है, ये हमारा किसका नियम है, हुंड का नियम है, हुंड का। तो ये हुंड से रूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसने इलेक्ट्रॉन पथ की दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं को प्रस्तावित किया। तो तुम्हें पता है कि बोहर के बाद कौन आया था, सोमरफील्ड आया था, सोमरफील्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या कह रहा है हमारा, 4 कह रहा है यदि ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई की वैल्यू इतनी दे रखी है, एच की वैल्यू इतनी दे रखी है और सी की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बतानी है। तो फार्मूला तुम्हें पता है, ई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा निकालना है, तो लेमडा को यहाँ ले आएंगे, तो एच सी अपॉन ई। अब इसमें वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो वैल्यू रखते हैं, एच की वैल्यू कितनी है, 6.64 इंटू 10⁻34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, है ना। उसके बाद में बात करते हैं नीचे, एच सी अपॉन ई की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻8। अब ये ऊपर जाएगा तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16। ये ऊपर जाएगा प्लस का 8, 16 हो जाएंगे, 34 में से 16। अब 34 माइनस 16 कितने हो जाएंगे, 14 में से 6 गए 8, या तो 118, यहाँ बचा 18। तो ये सारे कट जाएंगे और ये ऊपर आ जाएगा 10⁻18, है ना, माइनस का। उसके बाद में ये 6 है, ये 3 से 3 काट दो, ठीक है। फिर क्या बता, 6.64 इंटू 10⁻18, है ना। लेकिन क्या बचा, आप ध्यान से देखो, बचा हमारा 6.64 इंटू 10⁻18, लेकिन आंसर एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो इसको एंगस्ट्रॉम में अगर चेंज करना हो तो 10⁻8 अलग कर लो और 10⁻10 अलग कर लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻10 अलग, तो ये मतलब कि एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो क्या हुआ, 6.64 इंटू 10⁻8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 1 में आता है,
तब उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति बतानी है हमें, तो आवृत्ति बतानी है n बराबर 4 से n बराबर 1 में आ रहा है, तो हमें आवृत्ति बतानी है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ई जो होता है ई जो होता है क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है ना। तो विकिरण की आवृत्ति बतानी है हमको। आवृत्ति तो यहाँ से लैम्डा निकाल लो पहले। 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्क्वायर आर 1 अपॉन एन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन स्क्वायर। अब दोनों केस हाइड्रोजन के ही हैं, तो ये 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू जैसी भी रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, आवृत्ति होती है हमारी। तो सॉरी 1 अपॉन लैम्डा ही निकालो यहाँ से। तो ये आर की वैल्यू जितनी भी होगी वो देख लेंगे। तो एन टू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 16, है ना। तो कितना हो गया 16 में से 1 गया 15, 15/16। तो 1 लैम्डा कितना आ गया 15/16 लैम्डा सॉरी आर, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/15 आर, ये वैल्यू लैम्डा की आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है आवृत्ति। तो आवृत्ति के लिए फार्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू 16/15 आर। आर की वैल्यू जब रख के यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 6 पॉइंट, कितना आंसर आने वाला है, सॉरी 1 मिनट, ऑप्शन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे थे अपने लोग, ये तो हो गया था चौथा, 5वें पे आ गए थे। हाँ ठीक, सही कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 पे ही थे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, ए ऑप्शन 3.38 × 10⁻15। चाहे तो सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व करने पे पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीयक बोहर कक्षा की ऊर्जा इतनी है सेकंड की, तो चतुर्थ बोहर कक्षा की बतानी है। तो फार्मूला होता है ई बराबर, चतुर्थ की बतानी है, क्या हो जाएगा, पहली कक्षा की कितनी होती है, ये कौन सी कक्षा की है, द्वितीय कक्षा की है। तो द्वितीय कक्षा की है -28, और बताना कौन सी है, चौथी कक्षा की। जो चौथी कक्षा की है ऊर्जा, तो n स्क्वायर 4 चौक 16 क्या होता है हमारा फार्मूला हमारा होता है ई बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेकंड उसकी एनर्जी कितनी है, इतनी, तो 328 अपॉन 4 4 जा 16, ठीक है। काटो 16 कितना हो जाएगा 82, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, है ना। समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से बताता हूँ, चलो शुरू से इसको 6 क्वेश्चन को, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा इसको सही से बताता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दोबारा से बताता हूँ। देखो, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीयक बोहर कक्षा की ऊर्जा इतनी है, मतलब सेकंड की है, तो सेकंड की है, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ये तो होता है। तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें ये पता लगा कि एनर्जी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, सेल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सॉरी, जेड स्क्वायर अपॉन एन होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये होती है। तो यहाँ से पता लगा एनर्जी जो होती है वो कक्ष के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तब यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा E4 अपॉन E2 इजकल टू ऊपर किसका हो जाएगा, एन की वैल्यू एन स्क्वायर किसका 2 का स्क्वायर अपॉन एन 4 का स्क्वायर। तो समझ में आ गया। अब यहाँ से देख लो, द्वितीयक की दे रखी है, E2 की वैल्यू दे रखी है 328, यहाँ 328 रख दो, नीचे रख दो 328 E4 का निकालना है हमको, है ना। इजकल टू द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होती है 2 2 या 4 हो जाएगा, है ना। और निकालना है कोई 16, ये 16 हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, 1/4 ये ऊपर चला जाएगा। तो E4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो E4 बराबर आ जाएगा 328 बटे कितना 8,
सॉरी 8 था ना, ऊपर कितना था, 2 दूनी 4 था, नीचे कितना था, 4 चौक 16 था, 4 चौक 16 1/4, तो 328 इंटू 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 82 आंसर हो जाएगा 82। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक पदार्थ के प्रत्येक अणु, अब एक अणु का अवशोषित ऊर्जा इतनी है। मान लो कोई एक अणु है और ये इतनी एनर्जी को अवशोषित करता है, इतनी। ठीक है, फिर कह रहा है बंद ऊर्जा प्रति परमाणु, कहने का मतलब इसको इसमें रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी चाहिए होती है। अब कह रहे हैं प्रति अणु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो प्रति अणु की गतिज ऊर्जा इन्होंने पूछी है, तो प्रति अणु की गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे बताओ ज़रा, कर सकते हो? तो प्रति अणु की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, देखो दिया अवशोषित ऊर्जा, एक कण जो होता है वो कितनी ऊर्जा को अवशोषित करता है, इतनी ऊर्जा को, और उसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है, बंद ऊर्जा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इतनी है प्रति अणु की, तो परमाणु द्वारा परमाणु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा देखो ऐसा होता है, बंद ऊर्जा, अवशोषित ऊर्जा दे रखी है, अवशोषित ऊर्जा क्या होती है, वर्क फंक्शन होता है, ये वर्क फंक्शन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन प्लस सॉरी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर होती है अवशोषित ऊर्जा मतलब वर्क फंक्शन प्लस प्रति अणु बंद ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो इस फार्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। करके देखना, अगर नहीं आएगा तो उसको मैं बाद में करा दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को करके देखना। आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर में परमाणु ऑर्बिटलों की कुल संख्या कितनी है। चौथे की बात कर रहा है, तो चौथे ऊर्जा स्तर में परमाणु ऑर्बिटल कितने होंगे, तो कैसे निकालते हैं, परमाणु ऑर्बिटल n स्क्वायर करके, तो कितने होगा, 4 है तो 4 चौक 16 हो जाएंगे, है ना, 16 आंसर हो जाएगा इसका। क्या होता है ऑर्बिटल की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 2n स्क्वायर होते हैं, तो 32 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है दो विकिरणों की ऊर्जाएं इतनी इतनी और इतनी हैं, तरंग दैर्ध्य λ1 और λ2 के बीच संबंध बताना है। तो तुम्हें पता क्या होता है, ई बराबर होता है hc/λ, मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1। रख लो जरा इसको, निकालना क्या है, λ2 निकालना। तो E1 की वैल्यू कितनी है 25, λ2/λ1, E1 की वैल्यू कितनी है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कितनी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2, तो λ2/λ1 इक्वल टू 1/2। तो λ1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू λ2। कौन सा आंसर है, λ1 की 2 इंटू λ2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सोडियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति एंथैल्पी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, इसमें ध्यान रखना बिल्कुल, सोडियम इस इतने ही एनर्जी को प्राप्त करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच सकता है, तो इतनी ही एनर्जी होगी नेगेटिव की। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, 10 का सी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में विभिन्न संक्रमणों में से किसमें सबसे कम ऊर्जा वाला फोटोन निकलेगा। तो सबसे कम ऊर्जा का फोटोन निकालना है हमको। तो यहाँ पर एक तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि अगर हमें सबसे कम ऊर्जा का एनर्जी जो होती है वो मिनिमम चाहिए, तो हमारा ध्यान रखना होता है कक्षक जो होता है, कक्षा जो होती है, एन की वैल्यू जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए, सही है। और उनमें डिफरेंस होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि एन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एन बड़ा है, यहाँ पे 6 बड़ा है, यहाँ पे ये छोटे दोनों, एन की वैल्यू यहाँ पर 6 हैं, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। फिर मैंने बताया क्या कि उनके बीच जो डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो 6 से 5 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितना 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें एनर्जी मिनिमम होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर वेवलेंथ पूछेगा तो ऑप्शन ये मार देना, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी की उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट तुम ध्यान रखना कि उसमें एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और उसमें जो डिफरेंस है सेल में वो कम होना चाहिए, तो वहाँ पर एनर्जी जो होगी ऊर्जा सबसे कम होगी, सबसे कम ऊर्जा निकलेगी। क्योंकि पास की सेल होती है ना, n बराबर 6 और n बराबर 5,
ये पास पास की सेल होते हैं, यहाँ से यहाँ आने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर वहीं नीचे बहुत सारे होंगे तो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? लिखा है 45 नैनोमीटर के तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की ऊर्जा का जूल में मान निकालो। तो जूल में मान निकालना है, कोई बात नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है? E बराबर hc/λ। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। पुट करने के बाद सॉल्व करके देखना, आंसर यह आ जाएगा 4.42 × 10⁻⁻18। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? लिखा है हीलियम स्पेक्ट्रम का संभवतः समान है। तो हीलियम स्पेक्ट्रम के कौन समान होता है? तो हीलियम में कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन किसमें? इसमें 3 और 1 पॉजिटिव है, 2 प्रोटॉन इसमें है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे 14 क्या कहता है? निम्न में से कौन अभिलक्षण विकिरण के प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार नहीं है? प्लांक के अनुसार नहीं है। पहला है ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण क्वांटम के पूर्ण संख्या के गुणनफल में क्या होता है? नहीं है। तो ये बात तो गलत है। पूर्ण गुणक तो होता है, मल्टीपल तो होता है, ये बात यही गलत हो गया। क्योंकि क्या होता है? NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, होल मल्टीपल होता है, n की वैल्यू कितने का है? नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, यही पूछा है ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 15 पे। लिखा है 2 किलोग्राम मास की क्षति तुल्यांक ऊर्जा क्या होगी? क्षति तुल्यांक ऊर्जा बतानी है हमको। तो क्षति तुल्यांक ऊर्जा देख लो जरा, एनर्जी E बराबर क्या होता है? m/c²। लेकिन अर्ग में बतानी है, तो मास को उसमें चेंज कर लो, किसमें? ग्राम में। 2 × 10⁻³ ये मिलीग्राम लिखा है, मिलीग्राम। तो मिलीग्राम में 10⁻³ हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है? ऊर्जा 3 × 10⁸ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में लगानी है। तो यहाँ पर 3 × 3 = 9 और 8 दूनी 16, 9 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻³ और इधर कितना हो जाएगा? 10⁻16। ठीक है, 16। अब यहाँ से 3 में से यहाँ चले जाएंगे, 13 10⁻13 × 18। ठीक है, 13 और 1 18 हो गया। ठीक, लेकिन ये यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है कहीं, ये किलोग्राम लिखा होना चाहिए, किलोग्राम में पावर 3, यहाँ पे गलती है, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ पर -3, तो ये ठीक है। तो -3 होगा तो 16 में से 3 जाएंगे तो 13 बचेगा, 13 और 16 और 2 18। चलो इसे देखते हैं फिर। ये थोड़ा लगाओ, ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ मास गड़बड़ लग रहा है इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कल करा दूँगा 15 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा गलत लग रहा है। लिखा है इलेक्ट्रॉन गति से संबंधित तरंगदैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन गति से संबंधित तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की गति के साथ साथ बढ़ता है, फिर इलेक्ट्रॉन की गति के अपेक्षित स्थायी रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ने के साथ घटता है या शून्य रहता है। तो एक फार्मूला होता है लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा बराबर h/mv। तो यहाँ से लैम्डा जो होगा 1/b होगा। तो क्या है? गति बढ़ने के साथ साथ तरंगदैर्ध्य क्या होगा? गति बढ़ेगी तो घट जाएगा। लिखा इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ने के साथ घटता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी, व्यक्तिक्रमानुपाती है ना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हाइड्रोजन परमाणु की बोहर की द्वितीय और प्रथम कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो द्वितीयक और प्रथम कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो r बराबर क्या होता है? n² z। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो द्वितीय कक्षा क्या हो जाएगा? तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा और प्रथम कक्षा 1 हो जाएगा, तो 4:1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाओ। 18 क्या कह रहा है? त्रिज्या पूछिए, ये तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट ऑप्शन अभी यहीं पे टिक हो जाएगा ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है जब एक अल्फा कण से बेरिलियम पर बमबारी की जाती है तो अत्यंत भेदन क्षमता वाली किरणें निकलती हैं।
जो विद्युतीय चुंबकीय विक्षेपित नहीं होती, जो विक्षेपित नहीं होंगी तो वो न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाओ। क्या है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो एनर्जी को निकालता है, एनर्जी उत्सर्जित करता है ना, एनर्जी क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो आज क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट जो है वो कल क्लास आएगी। तो इसी तरह जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।